हाँ। जी सर, जी सर। ठीक है। राइट। हाँ, मैं आपने पूछा पितृदोष का ना, तो अभी आप उसका एक्चुअली आप लोगों ना तो बेस समझो, जो भी हम लोग बात करते हैं ना, तो हर योग का आपको उसका बेस पता होना चाहिए। जैसे अभी राइट। खासकर हमने देखा कि वो बेस जो एंडिंग प्लेनेट डिसाइड कर रहा है, करेक्ट, वही सारा योग फॉर्मेशन के अल्टीमेट रिजल्ट देने वाला है। तो हर योग में ना आपको एक फैक्टर, एक पॉइंट ऐसा होगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसी पे ही सारा योग निर्भर करता है। पितृदोष जो पूरा कंट्रोल हो रहा है, ये दोष ना, ये दो ग्रहों की वजह से होता है, सन और मून। यही सन मून जब एफ्लिक्ट होते हैं तो पितृदोष बनता है। यही हम लोगों ने पढ़ा था, है राइट। ना। अब वो एफ्लिक्शन चाहे वो राहु केतु से हो चाहे सैटर्न से हो, इन तीनों से हो सकता है ना। यही सन मून जब एफ्लिक्ट हो जाते हैं बाधक ग्रह के साथ, कुंडली में जो भी बाधक बनता है, अगर वो उसकी वजह से अगर एफ्लिक्शन में है सन और मून, तो वो पितृदोष नहीं, फिर वो बन जाता है आपका बाधा। पितृबाधा। है ना, पितृबाधा है। डिफरेंट टाइप के बाधा अलग अलग होते हैं, कभी हम पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे ना। तो वो है, तो सबका बेस क्या है यहाँ पर, सन और मून। सन मून फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस, ये चार चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। ये चीजें आपको दिख गई, आपको दिख गया, ठीक है कि फिफ्थ हाउस भी कनेक्ट हो रहा है, सन भी कनेक्ट हो रहा है, और वो एफ्लेक्टेड भी है किसी भी प्लैनेट्स के साथ, राहु केतु सैटर्न, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब उसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है D40 या 45 में। तो 40 या 45 में इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ग्रह एफ्लेक्ट कर रहा है, बट आपको वही एक प्लैनेट को जोड़ना है। जैसे सन वहां एफ्लेक्ट हुआ था, तो यहाँ भी सन ही एफ्लेक्ट होगा। अच्छा, अगर मून हो रहा है तो नहीं? ना मून हो रहा तो फिर वो नहीं है। अच्छा। अगर वहां सन है D1 में ना, तो वही सेम सन फिर यहाँ भी एफ्लेक्ट होना चाहिए, ओके। ओके। है ना, तभी तो वो सिंक बनेगा ना पूरा। जी जी। भले ही यहाँ पर सन एफ्लेक्ट हो रहा है राहु केतु के साथ, वहां सन एफ्लेक्ट हो रहा है सैटर्न के साथ, ओके। तभी योग बने, वो दोष बनेगा। ठीक है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबको समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो कौन एफ्लिक्ट कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ग्रह एफ्लिक्ट हो रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है। वो एफ्लिक्शन D1 में भी होना चाहिए, 40 या 45 में भी होना चाहिए। सर, अगर D40 45 में नहीं हुआ सेम, सन या मून जो जो भी D1 हम्म, में हो रहा था, तो उसका मतलब उसको पितृदोष नहीं है या नहीं है, नहीं? अच्छा। पितृदोष नहीं है। हो सकता है कि सूर्य से रिलेटेड कुछ और उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बट उसका पितृदोष का नाम नहीं दूंगे। देखिए क्या होता है ना कि सन अगर कुंडली में अफेक्टेड है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक, कल हमने BNN क्लास में मैं यही बता रहा था, वहां में हम एक दोष पढ़ रहे थे, पंचम दोष। ठीक है, तो वो पंचम दोष था क्या, और उसका जो बेस आप समझोगे ना, तो वही बेस आगे एक्सटेंड होकर ना पितृदोष में कन्वर्ट होता है ना। तो अब वो पूरा स्टोरी तो इतना अभी दोबारा लेना कोई टाइम लगेगा उसमें, बट आप मोटा मोटा ये समझो कि वहां पर उन्होंने ये बोला कि काल पुरुष कुंडली या जो इसको भचक्र बोलते हैं, उसका जो फिफ्थ हाउस है वहां पर आता है बाय डिफॉल्ट लियो साइन। ठीक है, लियो साइन का लॉर्ड कौन हुआ, सन। तो अगर सन कुंडली में अफ्लिक्टेड है, ठीक है, राहु केतु इन ग्रहों के साथ, तो वो पंचम दोष बनाता है। ठीक है, तो वहां पर बेस क्या है, सूर्य है बेस, है ना। तो एफ्लिक्शन सूर्य के साथ रहा, तो वो हम BNN में पढ़ते हैं। यही चीज जब हम वैदिक में आप इसको पढ़ोगे तो पंचम दोष वैदिक में भी है, बट वो थोड़ा और डिटेल्ड है। वो वहां पर उन्होंने क्या बोला कि सन भी एफ्लेक्टेड होगा राहु केतु के साथ, वहां सैटर्न भी एफ्लेक्ट कर सकता है उसको। एक एडिशनल है वहां पर वैदिक में हमारे साथ, ठीक है। फिफ्थ हाउस एफ्लेक्टेड है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी एफ्लेक्ट होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें होती है ना, तो वो जो इम्पैक्ट होता है बहुत सीवियर होता है। BNN में क्या है कि हमारे पास हम डिविजनल चार्ट यूज करते नहीं है, पर वैदिक में हमारे पास लिबर्टी है। वैदिक में हम लोग डिविजनल चार्ट तक हम लोग स्टडी कर सकते हैं, तो और ज्यादा वो प्रिसाइज लेवल पे जाके उसको आप देख सकते हो। अगर वो सेम एफ्लेक्शन हर जगह पे अवेलेबल होता है, मतलब कि वो दोष एग्जिस्ट करता है। तो जब आप पंचम दोष, देखो सूर्य वहां भी एफ्लेक्ट हो रहा है, पर पंचम दोष का रिजल्ट क्या है कि वो आपको पुत्र सुख नहीं देता है, संतान सुख।
ठीक है, पर जब हम कहते हैं कि सूर्य एफ्लेक्ट हुआ और पितृदोष बना रहा है अब, तो पितृदोष जो है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ संतान तक के लिए नहीं है ना। वो आपके पारिवारिक जीवन में भी तकलीफ ला सकता है। ठीक है, वो आपके हेल्थ में भी प्रॉब्लम दे सकता है, वो आपके घर में दरिद्रता पिला सकता है। उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो फिर वो एक्सटेंड होता जाता है। पर पंचम दोष का डेफिनेशन बड़ा क्लियर है कि वो आपको संतान सुख देगा, वो दुख ही देगा ओके। सब। तो वो उसका बेस प्लानेट सेम ही है, सन ही है, बट वहाँ एफ्लेक्शन का फर्क हो रहा है ना। राइट। यहाँ पर सिर्फ सन के एफ्लेक्शन से पंचम दोष बनता है। बट जो अभी पितृदोष हम पढ़ रहे हैं, यहाँ एफ्लेक्शन तो है, बट यहाँ एफ्लेक्शन किससे है? राहु केतु सैटर्न तीनों ग्रह से हो सकते हैं। फिफ्थ या नाइन्थ का इन्वॉल्व होना जरूरी है। यहाँ हाउस की हमने एक वो डाल दिया पॉइंट। ठीक है। और साथ में हमने ये बोला कि अब हम क्रॉस चेक और कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए कि ये D40 या 45 में भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करेगा तो आपको अब आपको श्योरिटी है नहीं ये है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो फिर पितृदोष शांति से ही होगा। अगर D40 45 रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल सूर्य की शांति आप करवाइए, या सूर्य वाला डोनेशन आप कराइए, सूर्य के दूसरे उपाय करिए, वो काम करेगा। बट जब आपको दिख रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्शन भी है D1 में और D40 45 में भी दिखता है, तो फिर वो उपाय जो होता है ना, फिर वो अगर छोटे मोटे उपाय से काम नहीं बनेगा, उसके लिए वो स्पेसिफिक पितृदोष निवारण ही करना पड़ेगा, है ना। ऐसे होता है। वो सर ये हो सकता है कि फादर की साइड से D40 में भी हो, D45 दोनों में ही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो फादर सकता? के साइड से होगा तो D45 ही होगा। दोनों में नहीं हो, ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता है? हाँ। अच्छा, नहीं ठीक मतलब ऐसा नहीं कि पितृदोष दोनों दोनों साइड से हो सकता है, हाँ। है, ये क्वेश्चन। हो ओके, सकता है, बिल्कुल हो हो सकता सकता है ना? है, हो सकता है। ठीक है। दोनों साइड थैंक से यू। भी होगा। थैंक यू सर। हाँ गुलशन जी। सर सर आपने कहा कि जो प्लैनेट अफेक्टेड होता है D40 D45 में भी वही अफेक्टेड होना चाहिए, तभी वो पितृदोष माना जाएगा। हाँ सर तो फिर एक पहले चार्ट में मून राहु 9th हाउस में है, तो वो D1 में तो पितृदोष हो गया। लेकिन सर D40 में मैंने चेक किया तो वो सैटर्न सन एक साथ है, और मून जो है वो D45 में देखा तो मून केतु के 8th हाउस में, केतु वृश्चिक में ही बैठा हुआ है, तो ये कहीं भी पितृदोष नहीं हुआ। नहीं हुआ भैया। लेकिन सर 9th हाउस लियो राशि के लिए बाधक है, तो सर मून राहु वहां पर आ गए, तो ये पितृ बाधा हुई, ये इसको कैसे नहीं मानेंगे? नहीं, पितृ बाधा का मतलब हो गया कि जैसे बाधक हो गया वहां पर, हाँ सही है। बाधक हो गया तो वो जो लॉर्ड है, अ, कौन सा आपने बताया कहाँ पर है? सन, मून और केतु। मून और राहु 9th हाउस में मेष राशि में है सर। मून राहु 9th हाउस में मेष राशि में है। मेष राशि का मतलब हो गया वहां पर लियो लग्न है आपका। हाँ जी, तो सर वो 9th हाउस उसका बाधक हुआ। 9th हाउस बाधक हो गया तो मंगल हो गया, है ना। हाँ जी, हाँ, मंगल मंगल बाधक हो गया उसका। राशि के हिसाब से बाधक लेते हैं सर, या मून बाधक हुआ? वो राशि और नहीं, मून मून बाधक कैसे होगा इसमें? देखो, बाधक लियो के लिए बाधक हो गया हमारा मंगल, है ना। मंगल हो गया बाधक, और बाधक बाधकेश हो गया मंगल, जी। और बाधक भाव हो गया आपका 9th हाउस। जी। ठीक है। तो वो जो मून और राहु जो 9th हाउस में बैठे हैं ना, वो भी बाधा देंगे। मतलब ऑलरेडी वो बाधा के लिए एलिजिबल हो चुका है, भले ही मंगल उसको देखेगा ना नहीं। तो सर अगर D40 में मून अफेक्टेड नहीं दिख रहा है, D45 में तो मून दिख रहा है कि वो केतु के हाउस में बैठा है और केतु की राशि में है, तो इससे वो बनेगा पितृदोष? नहीं बनेगा, नहीं क्योंकि नहीं यहाँ तो नहीं बनेगा ना सर। नहीं बनेगा। एक्चुअली जब हम बाधा की भी बात करते हैं ना, तो बाधा भी वहां पर रिपीट होनी चाहिए। D40 45 में सर। हाँ, वहां भी वो चीज रिफ्लेक्ट देखनी चाहिए, बट मैंने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत बार ना वो रिफ्लेक्ट नहीं भी करता, तब भी आदमी परेशान रहता है। ठीक है। और वो यस सर। बाधा वाली जो चीजें होती है ना, वो उसके उपाय थोड़े आसान है। ठीक है, जब पितृ बाधा जब होती है, तो आपको बस ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो पूर्वज हैं या आपने आपके फैमिली में ना कुछ चीज आप मिस कर रहे हो। समझ रहे बात? कुछ आपने चीजें गलत करी हैं, आपको पता भी होती हैं, उन लोगों को पता भी होता है उन्होंने क्या किया गड़बड़।
है ना, तो वो चीजें बस उसको रेक्टिफाई करनी होती है, वो ठीक हो जाता है। पितृबाधा में कोई ज्यादा वैसा बहुत लंबा चौड़ा कोई समस्या नहीं है कि जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंट्रोल बिल्कुल हो सकता है, बट आपको वह रियलाइज होना चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा बस, तो सर वो एक चीजें ठीक चीज हो जाती सर, पितृदोष जो है वो सर राशि में आने से या एक्सपेक्ट से भी बनता है? है। हाँ, सर सैटर्न अगर मून की राशि में आ जाए तो? लेकिन सैटर्न उसमें अगर, नाइन्थ फिफ्थ हाउस होना चाहिए। हाँ, नाइन्थ सैटर्न फिफ्थ मून के हाउस में आने नहीं। से नहीं बनेगा ना। हाँ, मून की राशि में आने से नहीं बनेगा, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस उसमें कनेक्टेड नहीं है सर। हाँ, तो नहीं, नहीं बनेगा ना, पितृदोष नहीं बनता, लेकिन सर मैंने जब पितृबाधा डी जो। फोर्टी सॉरी हाँ। सर, जैसे मैंने जी D40 D45 में देखा ना सर, तो D40 में सैटर्न सन एक ही फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, और D45 में सर राहु केतु के साथ सन बैठा है थर्ड हाउस में, और सैटर्न भी अपना थर्ड एक्सपेक्ट दे रहा है 12th से। तो वो नहीं, तो इसमें हम लोग D40 45 में आस्पेक्ट थोड़ी दे रहे थे। नहीं लेंगे सर। नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। ना मैं वहाँ पर हाउस कंसिडर कर रहा हूँ, ना कंसिडर कर रहा हूँ। ओके सर। सर आप तो वो डी खाली फोर्टी में राशि सैटर्न देखो कि किस किस राशि में बैठा है बस। किसके साथ बैठा है? किसके साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, इतना देखना है बस। किस राशि में बैठा है? हाँ, तो ओके। राशि भी तो इम्पोर्टेंट होगी ना, राशि का लॉर्ड भी तो इम्पोर्टेंट हो गया, है ना। क्या पता वो लॉर्ड जाके राहु केतु के साथ बैठ जाए, वो डिस्पोजिटर भी तो कनेक्शन होगा ना वहां से। देखो, जब जब आप वर्गा की कुंडली की बात करते हो, मैं D40 45 में सभी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, सारे वर्ग के लिए, वहां पर आपको एस्पेक्ट नहीं लेना, पहली चीज, ठीक है, वहां पर आपको लेना है कंजंक्शन, है ना। कंजंक्शन लीजिए, प्लेसमेंट आप लो, डिस्पोजिटर आप लो, ये सब चीजें चलेगी, एस्पेक्ट नहीं लेना है। एस्पेक्ट नहीं। ठीक है। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ। सर एक चार्ट है मेरे पास, इसमें D1 में सन राहु बैठा है 12th हाउस में, हम्म। और केतु सैटर्न है 6th हाउस में, और इनका D40 में सन राहु केतु बैठा है 4th हाउस में, तो इनका तो हो गया ना पितृदोष? नहीं, नहीं, ये पहली चीज तो, पितृदोष तभी बनेगा जब सन और मून एफ्लिक्टेड हो राहु केतु सैटर्न के साथ, ये तो क्लियर हो गया, आपके एग्जांपल हाँ में जी सर। मेरे हाँ समझ जी में आ सर। गया। बट दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो कनेक्शन जो है ना सन मून का, 6th या 9th के साथ भी होना सर इनका है कैप्रिकॉन लग्न, तो 9th हाउस हो गया वर्गो, और यहाँ पे 12th हाउस में राहु सन और मर्क्यूरी बैठे हैं, तो बैठे कनेक्शन हैं ना, हो गया तब। 9th हाउस हाँ, से। तब हो गया, ठीक है, तो इतना। सर बट यहाँ हाँ। तक तो ठीक है। D40 में इनके पास क्योंकि सर एक्चुअली इनको मैंने बोल के, जब मैं टैरो करती थी, तो इनका और इनके हस्बैंड का, मतलब वो तो मैंने तब इंट्यूशन से बोला था कि पितृदोष है, पत्री तो अब आई है इनकी मेरे पास, और ये हम्म। कुरुक्षेत्र भी गए थे, तो इसने मेरे को ये भी बोला था कि हाँ मेरे को और लोगों ने भी बोला है कि हम्म। पितृदोष है हमारा। हम्म। इसका सन राहु और केतु हैगा 4th हाउस में D40 में, मर्क्यूरी तो नहीं है लेकिन साथ में। कोई दिक्कत नहीं है, सन राहु तो है ना, मेन वहां हाँ भी, जी सर। में भी सन ही था, हाँ है ना। बट मर्क्यूरी था तब, तो वो 9th हाउस मरकरी, लॉर्ड हो गया। हाँ, मरकरी आपको वहां पर जरूरत है, यहाँ की, यहाँ हाँ यहाँ पर अच्छा, तो हो काम गया है। ना इसका, फिर पितृदोष तो हो गया इसका। हाँ। हाँ ठीक है। तो ठीक इनका है। सर क्या, इसका क्या इनके लिए वो हो सकता है? लाइक दे वेंट टू कुरुक्षेत्र टू डू द पूजा, पितृदोष की पूजा करने के लिए, वो दोनों थोड़े एडवेंचरस टाइप के हैं, बोले हम वहां जा रहे हैं, ठीक है चले जाओ। हाँ, तो नहीं, बट नहीं उसके तो, बाद रिजल्ट नहीं आया है सर इनको, बहुत मतलब दोनों ही बहुत ज्यादा तरीके से सफर करते हैं हस्बैंड वाइफ। हम्म, नहीं, बच्चों की पितृ खुशी निवारण निवारण होता है प्रॉपर, जैसे मैंने बताया कि आपको हर बार तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं है। हाँ जी सर। है ना। तो आप जहाँ रहते हैं वहीं कराए ना, तो ट्रेवल एडवेंचर के चक्कर में एडवेंचर ही करना, तो लद्दाख जाए, एक कौन सा हाँ एडवेंचर जी की जगह, सर। हाँ जी सर। है ना। तो वो है, तुम लोग अगर नहीं रिजल्ट मिला है दोबारा कराएं। दोबारा कराए ना? ओके ठीक है सर। हाँ, बिल्कुल। सर
मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि D40-45 में और D1 में भी एक्सपेक्ट्स नहीं देखेंगे हम? D1 में देखेंगे ना। ठीक है। सेकंड चीज D1 सर, D40-45 में 5 और 9 हाउसेस का मतलब नहीं, किसी भी हाउस में बन रहा हो चलेगा? हाँ ठीक है सर। सर और अगर सर मेरे साथ एक चार्ट में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसकी D1 में नहीं है वो चीज, लेकिन उसकी D40-D45 में मुझे दिख रही है, लेकिन उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ फिर। नहीं तो तो कोई मतलब। कोई मतलब नहीं है ना सर। राहु केतु के साथ सन बैठा हुआ है, सैटर्न के साथ सन बैठा है D40 में भी 45 में भी, तो ये सर उसकी मेन पत्री में D1 में नहीं है ये चीज। तो फिर वो रिजल्ट नहीं है, कोई वो वो नहीं रिजल्ट मिलेगा। नहीं सर। हाँ अच्छा ठीक है सर। सर एक चीज और बस आपसे पूछनी थी। सर मून राहु 5th हाउस में है तो वो तो बन गया पितृदोष D1 में, हम्म बन गया सर। और D45 में केतु मून राहु 11th हाउस में है, हाँ। अब देखो वहां राहु के पर साथ, मून भी रिफ्लेक्टेड था, और यहाँ राहु के पर साथ वो, यहाँ पर मान के चलता हूँ किसी भी हाउस में बैठा हो फर्क नहीं पड़ता, बट वो मून राहु केतु केतु राहु। सैटर्न होना चाहिए। सर केतु राहु दोनों ही है मून के साथ, दोनों के साथ हो गया तो हो गया। ये पितृदोष है ना सर? हाँ बस, ठीक है। तो वो जो कंडीशन देखो, मैं दोबारा एक बार ना समराइज करता हूँ सब चीजों को, कि मून और सन एफ्लिक्टेड होना चाहिए, 5th और 9th इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, D1 एफ्लिक्शन में के सर? लिए। हाँ पितृदोष के लिए। नहीं सर D1 में, D40 D1 D45 में 5-9 नहीं देख रहे नहीं हैं। नहीं, मैं वही सिस्टमेटिक बता रहा हूँ शुरू से ना, ओके सर सॉरी। कि D1 में आपको जो देखना है वो ये देखना है कि सन मून एफ्लेक्टेड हो, मून ये 5th एंड 9th इन्वॉल्व होना चाहिए हाउस, कैसे भी, है ना। एफ्लिक्शन करने वाले ग्रह कौन से होने चाहिए? राहु केतु सैटर्न। क्लियर हो गया? ये होगा D1 का। इसमें आप चाहे एस्पेक्ट लगाओ, डिस्पोजिटर लगाओ, कंजंक्शन लगाओ, एक्सचेंज लगाओ, कुछ भी लगाओ, हो गया D1 में जो भी यूज करते हैं सब लगाइए। उसके बाद जब आप इसके डिविजन्स में जाते हो 40-45 में, तो वहां पर आप जो प्लैनेट वहां सन या मून में से जो भी एफ्लिक्ट हो रहा है, वही सेम प्लैनेट 40 या 45 में भी एफ्लिक्ट होना चाहिए, है ना। नो मैटर वो किस हाउस में बैठता है, ठीक है, राशि इंपॉर्टेंट है। और वो एफ्लिक्ट होना चाहिए चाहे राहु केतु सैटर्न किसी के साथ भी। But only by conjunction, not by ओनली aspect. ओनली बाय कंजंक्शन। एक और चीज हो सकता है कि मून जहाँ बैठा है ना, उसका डिस्पोजिटर जाके राहु केतु के साथ बैठ जाए, तब भी So होगा। वो देख D40-41 सकते में हैं। सर? हाँ ओके, ठीक ठीक है। है। आइए डिविजन्स में हम एस्पेक्ट नहीं लेंगे ना हम हाउस लेंगे, राइट, ओके। ठीक है। ये मैंने क्लियर किया भी है बहुत बार कि हमें एस्पेक्ट हम लोग नहीं लेते, तो कारण इतना है क्योंकि जब हम एस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो डिग्रिकली एस्पेक्ट होता है वो, ठीक है, डिग्रिकली एस्पेक्ट देखा जाता है। सेवेंथ सर एस्पेक्ट 180 डिग्री। सर वन मोर थिंग हाँ सर, अगर मान लीजिए D1 में मून राहु से अफेक्टेड है और बना रहा है पितृदोष, और D45 में वो सिर्फ केतु के साथ बैठा है या सैटर्न के साथ बैठा है मून, तो भी चलेगा। मानेंगे? हाँ मानेंगे ना, मानेगा, मानेंगे, ठीक है, मान रहे। क्लियर है सर। क्लियर हो गया? सर हाँ हाँ जी, बस एक लास्ट चीज और सर, केतु और सन का सर 9th हाउस में बन रहा है। केतु जो है सन की राशि में बैठा है और सन 9th हाउस में बैठा है सर। हाँ ठीक है, सर तो ये पितृदोष चलेगा। D1 में दिखा रहा है, लेकिन सर D40 में नहीं दिखा रहा है। तो सर इसमें सिर्फ इतना मानेंगे हम कि केतु सन और मरकरी जो है, ये तीनों ही बाधक की तरह काम करेंगे? बाधक कुंडली में अगर बाधक हैं वो तो करेंगे काम। हाँ सर, सन मरकरी 9th में बैठे हैं, लेकिन हम्म। केतु राशि वाइज उससे कंजंक्ट हो गया सन से। तो सर बाधक में हम सन मरकरी लेंगे सिर्फ 9th हाउस वाले, या केतु भी लेंगे? नहीं नहीं, बाधक देखो सिर्फ हाउ उस बाधक, वो राशि का ग्रह ग्रह लॉर्ड को। बाधक बाधकेश होगा, है ना। अच्छा ठीक है और वो पूरा साइन बाधक बन जाता है, तो उस साइन में जो भी प्लैनेट जाके पड़ गए, वो प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस फिर अफेक्टेड होंगी, ठीक है सर, ठीक है। क्लियर है। चलिए, ठीक है, समृद्धि जी। सर अगर D1 में ऐसा कुछ एप्लीकेशन भी नहीं है और एस्पेक्ट भी नहीं है और कंजंक्शन भी नहीं है,
बट D40 में सन एंड मून इज इन द कैप्रिकॉन साइन, तो हाँ, क्या तो इसको नहीं होगा, मानेंगे? कुछ नहीं नहीं होगा। मानना है। नहीं नहीं, लेकिन सर कैप्रिकॉन साइन में तो है ना, सैटर्न की राशि में। तो उससे क्या फर्क पड़ा, जब D1 में ही नहीं है तो उससे मतलब ही नहीं है ना, आगे आगे देखने की जरूरत क्या है। ओके, और अगर लाइक मून D1 में मून एक्वेरियस साइन में है। D1 में मून एक्वेरियस साइन में हो गया, ठीक है। जी, और सेम चीज है कि सन मून इज इन द कैप्रिकॉन साइन इन D40। नहीं नहीं समृद्धि जी, अभी आप समझी नहीं, देखो मैं दोबारा बोलता हूँ कि पितृदोष के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि सन मून एस्पेक्ट होने चाहिए राहु केतु सैटर्न के साथ, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है सर। दूसरी सर सबसे बड़ी इसी में इंपॉर्टेंट, हाँ, सर इसी में मेरा कंफ्यूजन है सेम थिंग में कि सन एंड मून राहु या केतु के साथ साथ शनि से भी अफ्लिक्ट होना शनि चाहिए, से मतलब भी, शनि हाँ, का नहीं शनि से इन्वॉल्वमेंट भी कंपलसरी है। हो सकता है, मतलब ये और है, या राहु और केतु और सैटर्न, ओके। तीनों में से कोई भी, ठीक है अगर ना। ये होगा, सर लाइक शनि की राशि में है सन और मून D1 में। वो तब भी होगा, ठीक है, तब भी एफलेक्ट मानेंगे हम लोग। ठीक है ठीक है, सर। अभी सेकंड कंडीशन आप समझो जो आप मिस कर रहे हो उसमें। सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको नहीं भूलना है वो ये है कि एफ्लेक्शन के साथ साथ ना फिफ्थ और नाइन्थ हाउस भी इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। D1 के अगर लिए। फिफ्थ और, हाँ, D1 में अगर फिफ्थ या नाइन्थ हाउस इन्वॉल्व नहीं है सन जी मून सर। के साथ, हम्म। तो पितृदोष नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। गॉट इट सर, थैंक यू। जब ये चीजें कंफर्म होगी D1 में, उसके बाद फिर आप D40 45 में उसको क्रॉस चेक करेंगे। ठीक। ठीक है सर, मतलब जब तक D1 में कंफर्मेशन नहीं है तो आप D40 के आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, नहीं पहले नहीं D1 करेंगे, में आपको दिखना चाहिए ये। हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ गुलशन। सर सर ये बात चाहे आप ना क्लास के बाद मुझे बता दीजिएगा सर, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जैसे BCP में सर, BCP जो आपने बताया था ना सर, उसमें सर जो मान लीजिए किसी ईयर में एक हाउस एक्टिवेट हुआ है लेकिन उस हाउस में सिर्फ राशि है, कोई प्लैनेट नहीं है, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि वो राशि का लॉर्ड लूं और उसके एस्पेक्ट्स लूं फिर मैं। हाँ अच्छा, ऐसे चलेगा। हाँ हाँ, वो जो राशि हो गई, ठीक है, और वो भाव हो गया। तो पहले हम्म। पहले आप देखोगे कि उस भाव पे कितने ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे ग्रह कहीं खाली कहीं घर के बैठ, सर, खाली घर के एस्पेक्ट्स देखते हैं, खाली घर जैसे कोई हाँ है नहीं खाली, है। नहीं नहीं, खाली उस खाली घर पे जो भी ग्रह एस्पेक्ट कर रहे होंगे ना, वो जहां से एस्पेक्ट करते हैं वो भाव कनेक्ट होते हैं। ठीक और है, सर पहला जो तो ये सर उस दूसरा, राशि का लॉर्ड है। हाँ, उस राशि का जो लॉर्ड जहां जाके बैठेगा वो भाव, और उसको वो जहां जहां देखेगा वो सारे हाउसेस एक्टिवेट होते उस लॉट पर जिसका एक्सपेक्ट है वो नहीं लेना है ना। हैं। वो नहीं, वो भी लेंगे ना। वो लेना है। ठीक हाँ, है सर। जो डिपॉजिटर होगा वो इम्पोर्टेंट है ना राशि का। सर जब वो बर्गर चार्ट में सर जो वो D10 वाला आपने दिखाया था ना सर, तो मैंने दो चार्ट खोल के देखे, उसमें जो 10th हाउस था ना सर वो खाली था, उसमें सिर्फ हम्म, राशि थी। तो मैं समझ के भी ना, अगर आपके पास टाइम होगा तो लास्ट में दो चार्ट से एक बार मुझे वो D10 का बता देंगे, और मुझे D9 में वीनस का भी मुझे समझ में नहीं आया, और एक थर्ड चीज ये समझ नहीं आई, आपने कहा था कि विंशोपाक बल में जो भी प्लैनेट ज्यादा बल लिए हुए होते हैं, उनसे तो अगर कुछ भी नहीं तुम्हें सूझ रहा है तो उनको लेकर देखो कि वो 10th हाउस में से उनमें से कौन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, वो आपका प्रोफेशन मोटा मोटी होगा। बता देगा हम्म, सर। लेकिन मतलब मैं उसको ना D9 में लगाने लगी, लाइक मुझे समझ में नहीं आया कि वो जो मेन प्लैनेट है जो ज्यादा विंशोपाक बल में ज्यादा ताकत लिए हुए हैं, वो D9 में किस तरह लग पाएंगे, क्योंकि वो उस हाउस से कनेक्ट नहीं D9 में होते नहीं हैं। लगेंगे ना। ओ, D9 सिर्फ में वो क्यों नहीं प्रोफेशन के लगेंगे? लिए है। हाँ बिल्कुल, आप जब प्रोफेशन ही निकाल रहे हो तो D9, वो देखो नहीं नहीं, मैं विंशोपाक, दोनों चार्ट देख रही थी सर मैं दोनों हाँ चार्ट देख रही थी। तो सर अगर आप, जब आपके पास टाइम होगा तो क्या हम एक चार्ट लेके आप मेरा वो हाँ, प्रॉब्लम वो देख लेके मैं लीजिए। समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, सारे क्वेश्चंस हो गए आज के। ठीक, चलिए रिकॉर्डिंग